हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है एसएससी जीडी जीके जीएस का सेट फर्स्ट, जिसमें हम करने वाले हैं पिछले प्रश्नों का हल। कौन से प्रश्नों का हल? पिछले प्रश्नों का हम हल करने वाले हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस तरह से प्रश्न आते हैं, आप कितना कर सकते हैं, यहां पर आप कितना कर सकते हैं वो चेक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से टॉपिक का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो आपको देखना है। जिस भी टॉपिक से आपका प्रश्न गलत होता है उस टॉपिक को एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, उसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी पर्सन एग्जामिनर ऐसा न बना पाए जो आप नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। चलते चलते से काम नहीं बनेगा कि चलते चलते पढ़ लिया, चलो हो गया, देखते हैं आगे क्या होगा। आज पढ़ लिया, नई साल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो 10-15 दिन और हैं, चलो नई साल से पढ़ लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जो जोश, जो जुनून है आपको वर्दी पाने का, एक सरकारी नौकरी लेने का, अपने भविष्य को बदलने का, वो वैसा का वैसा होना चाहिए जब आप तैयारी स्टार्ट करो, और तब तक होना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। तो बार बार कह रहा हूं मेरे लाडलो, पढ़ लो। फिर देखना बैठे बैठे ऐसे करोगे, अरे यार पढ़ लेता तो हो जाता। बाद में जिंदगी आपको कुछ करने का मौका नहीं देती, सिर्फ एक बार मौका देती है। उस मौके की तलाश आपको रहती है हमेशा, लेकिन जब मौका आता है उस समय आप आलस करके बैठ जाते हो कि नहीं अगली बार देखेंगे, इस बार ये हो गया, इस बार ये काम हो गया, उस बार ये हो गया। जितनी बार भी टालोगे उतनी बार आपका नुकसान है। और एक सबसे ज्यादा बात है, सर मोटिवेशन चाहिए। अरे मोटिवेशन का क्या करोगे? अरे खुद को देख लीजिए, मोटिवेशन ही है। बेरोजगार घूम रहे हो, खुद के अंदर देखिए। सबसे ज्यादा अपने पड़ोसियों को देखिए, लग जाओगे तब वही मिठाई खिलाने आएंगे जो आज कहते हैं कि निठल्ला डोल रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, कुछ करता काम है नहीं, न कुछ काम करता है न पढ़ता है। और लग जाओगे तब कहो वो कहेंगे कि हमने तो पहले ही सोच रखा था, होशियार है ये तो, लग जाएगा ये तो आराम से, ठीक है ना। तो उनको राजी कर लीजिए, काम आएंगे वो। शादी भी फिर वही करवाएंगे आपकी, वही लेके आएंगे रिश्ता आपके लिए कि बहुत सिंसियर लड़का है, होनहार लड़का है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न को सबसे पहले बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपकी ट्रेन नहीं निकल रही है कि आप जल्दबाजी करो। सबसे पहली बात, पेपर देने जाओ तब की भी कह रहा हूं, अब यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो या घर पर बुक से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। यदि आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया तो आपका 70% काम यही हो जाता है, फिर उसका आंसर तो आप अपने आप कर लोगे। आगे बात समझ में। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध पर कब कब्जा किया था? तो सबसे पहले आंसर देखिए 1856 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात आती है कि लॉर्ड डलहौजी थे, नाम सुना है, क्या थे? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट? आउटरम की रिपोर्ट। उस आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर एक आरोप लगाया था। कौन सा? कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किस रिपोर्ट के आधार पर? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया? अवध राज्य में मिला लिया। अब बात आती है अवध राज्य की, तो इसका जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह।
और इसको क्या किया, कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। कहां पर कर दिया, कलकत्ता में नजरबंद कर दिया, जब अंग्रेजों ने अवध को क्या कर लिया था, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बात करें संस्थापक की, बात करें कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था। अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। कौन था, शहादत खां। कब की थी, 1722 में। कब, 1722 ईस्वी में। ये 4-5 पॉइंट हैं, प्रत्येक पर्सन से रिलेटेड। यहां पर यदि ये पर्सन पिछले एग्जामों में पूछा गया है और इससे रिलेटेड पर्सन बनते हैं तो इनके अलावा कोई पर्सन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंपोर्टेंट पर्सन ही ये बनते हैं। वैसे तो बनने को तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट पर्सन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो यही पर्सन पूछेंगे कि किसने किया था, किस रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा आरोप लगाया था, कुशासन का आरोप लगाया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था, जिनको कलकत्ता में नजरबंद करके रखा गया। और अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां था, 1722 ईस्वी में। आई बात समझ में, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि ये पढ़ लिया 1856, चलो हमारा काम हो गया, आज का एक पर्सन याद हो गया। नहीं, सारे के सारे पर्सन आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, मैंने पढ़ाया है पंचवर्षीय योजनाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो क्या थी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ये थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी थी 2007 से 12, 2007 से 12, ठीक है। अब क्या था, इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, किसका विकास दर का लक्ष्य है, वो 9% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त दर हुई थी वो लगभग 8% थी। 7.8 के लगभग कितनी थी, 8% थी। तो यहां पर जो विकास दर रखी गई उस लक्ष्य को ये प्राप्त नहीं कर सके थी। अब यहां पर बात आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, एक बार फिर से देख लीजिए। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक थी, 1951 से 56 तक। ये आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। फायदा है, जबरदस्त तरीके से याद होगा, कभी भूल नहीं पाओगे। और इसी में 1952 की बात करें तो सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 2 प्रश्न बनते हैं, आंसर 1 है। कब हुई थी, 1952 में। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना याद है तो यह भी याद होगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह थी आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसमें क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुर्गापुर, भिलाई इस्पात संयंत्रों की क्या की गई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, जे सिंडिकेट डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। जे सिंडिकेट डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर यह आधारित थी। कौन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवी देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो वो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको याद होना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो ग्रामीण उन्मूलन है, ग्रामीण बेरोजगारों के उन्मूलन के लिए ग्रामीण
बेरोजगारों के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। क्या शुरू किए गए? कार्यक्रम। जिस प्रकार से एनडीआरपी था, आईआरडीपी, क्या था? आईआरडीपी, और एक था आपका ट्राइसेम, एक था एनआरईपी। तो इस प्रकार की जो कार्यक्रम है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए? छठी पंचवर्षीय योजना में। ये 5 से इंपोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। कहां से? पंचवर्षीय योजनाएं जो टॉपिक है वहां से। तो ध्यान से देख लेने पर फिर से इनको पहली बात करें 1951 से 56 तक सन याद करने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी पहली याद कर लीजिए और बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। दूसरा प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तीसरी जेस एंडी डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना ग्रामीण बेरोजगारों के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह प्रश्न बता रहा हूं किस प्रकार से पूछा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि ट्राइसेम या आईआरडीपी या एनआरईपी कोई भी एक कार्यक्रम दे देगा और पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत हुई, या फिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ग्रामीण बेरोजगारों के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। आई बात समझ में? चले अगले प्रश्न पर। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखिए अगला प्रश्न, देखिए समझना है आराम से, दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना। यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। अरे सब समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। हम वही प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, टेंशन मत लेना, वही प्रश्न आएंगे, देख लेना। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यापार का की रिक्त स्थान माना जाता है। ये का की नहीं है, का डैश की माना जाता है। क्या माना जाता है? मात्रा। परिणाम ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो व्यापार की मात्रा माना जाता है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से तो जरूर प्रश्न पूछा जाता है, कुछ भी कर लीजिए आप। यह टॉपिक ऐसा है कि प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न को ध्यान देखिए। इस टॉपिक के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? इस टॉपिक को इग्नोर करते हो। क्या करते हो? इग्नोर करते हो। ध्यान रखना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पर एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें करने वाले हैं। तो निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट। जो केरल पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा यह नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, इसके बाद बात करें इंपोर्टेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी की। एमपी में मनाया जाता है आपका ज्वारा नृत्य। कौन सा? ज्वारा नृत्य उत्सव। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बवाई नृत्य उत्सव। कौन सा? बवाई नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम एक इंपॉर्टेंट है याक नृत्य। कौन सा? याक नृत्य। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपका बनाया जाता है कोल्ली नृत्य। कौन सा? कोल्ली नृत्य। अरे ध्यान रख लीजिए, एमपी में ज्वारा नृत्य उत्सव, राजस्थान में बवाई नृत्य उत्सव, सिक्किम में याक नृत्य और महाराष्ट्र में कोल्ली नृत्य मनाया जाता है। एक कर्नाटक, आपका कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कजाई कोत मनाया जाता है। कौन सा? कजाई कोत। आई बात समझ में? कजाई कोत तमिलनाडु में मनाया जाता है।
ज्वारा नृत्य मध्य प्रदेश, राजस्थान भवाई नृत्य, सिक्किम याक नृत्य, महाराष्ट्र कोली नृत्य, कर्नाटक में यक्षगान और तमिलनाडु में कजाई कोत नृत्य उत्सव मनाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इनमें से कौन सा तिलहन की ऐसी फसल है जो रबी फसल के रूप में और खरीफ फसल के रूप में दोनों में उगाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा है? अरंडी के बीज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अरंडी के बीज में गुजरात वृहत्तम उत्पादक राज्य है। कौन सा? गुजरात वृहत्तम उत्पादक राज्य है। अब बात आती है कि अरंडी के बीजों का उपयोग क्या होता है। एक तो उपयोग होता है इसका औषधि स्नेहक पदार्थों में, औषधि स्नेहक पदार्थों में इसका उपयोग होता है। दूसरा है औद्योगिक उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? औद्योगिक उपयोग इसका किया जाता है अरंडी के बीजों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसके लिए जाना जाता है? किनको? अलरमेल वल्ली जिन्हें, अलरमेल वल्ली जिन्हें किस के लिए जाना जाता है? जिसको पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो इनको जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैंने बताया था ना कि शास्त्रीय नृत्य आपसे जरूर पूछा जाएगा। तमिलनाडु, कहां से? तमिलनाडु भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। बात करें कथकली, केरल का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। अब ये 4 हो गए, 4 और बचे। 2 आपको हमेशा याद रहते हैं। देखिए सत्रिया असम का है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक तो मणिपुरी, कहां का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। इसके बाद एक ओडिसी, कहां का है? उड़ीसा का। और एक इंपॉर्टेंट आपका कथक, कहां का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य जो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया जो है वो असम का है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और जो कथक है वो कहां का है? उत्तर प्रदेश का। कहां का है? उत्तर प्रदेश का। आई बात समझ में? प्रश्न के साथ साथ 8 शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है उनमें ये प्रश्न जरूर देखा गया है। और ये प्रश्न हमने देखा है तो हमने पूरे 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात की है। बार बार आपके सामने एक ही चीज आती है तो वो आपको याद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद रिक्त स्थान सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। अब आपका आंसर देख लीजिए क्या है। क्या पूछ रहा है? सूक्त पूछ रहा है। कितने हैं? 1028। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या है? मंत्र है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद बात करें तो इसके तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखिए, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियां हैं
जिनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय की जो खासी पहाड़ियां हैं उनमें क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। क्यों होती है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा, खासी पर्वतीय क्षेत्र, वो कीप नुमा रूप में अवस्थित है, कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण खासी पहाड़ियों में, मेघालय की जो खासी पहाड़ियां, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करें नीलगिरी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, 2637 मीटर। इसके बाद अरावली की बात करें तो आपकी गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर है। कहां पर है, आबू पहाड़ी पर। अब एक प्रश्न मैं यहां से आपको पूछ लेता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। लगभग सभी को पता होगा, तो कमेंट कर देना गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। डोडा बेटा की मैंने आपको बता दी है, 2637 मीटर, जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ियों में होती है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा है। सबसे पहले बता देता हूं, मौलिक अधिकारों की बात आती है, उनमें पहला है समानता का अधिकार, जो कि आपका 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है, ठीक है। इसमें शिक्षा का अधिकार की बात करें तो ये 21A बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अस्पृश्यताकांत छोड़िए, उपाधियोकांत 18 में है, और विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में है। तो और अस्पृश्यताकांत जो आर्टिकल 17 में, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। अस्पृश्यता का अंत किस में है, आर्टिकल 17 में, ठीक है। समानता के अधिकार के बारे में बात की तो मौलिक अधिकारों की बात आती है, भाग 3 में सभी को पता है 12 से 35 तक हैं, यूएसए से ग्रहण किए गए हैं। 7 इंपोर्टेंट पॉइंट परिवर्तनीय है, क्या है, परिवर्तनीय है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7 हैं, वर्तमान में 6 हैं। एक को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, जो 300 कै में रखा गया। एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को। आई बात समझ में। शिक्षा का अधिकार 21 कै में है, अस्पृश्यताकांत 17 में है, उपाधियोकांत आर्टिकल 18 में, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। समझ में आया। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां नहीं प्राप्त है। यहां पर पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा, देखिए आपकी राज्यसभा आपकी आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आपकी आर्टिकल 81 में, ये आपको सभी को पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में समान अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। धन विधेयक पारित करने में, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य समान शक्तियां नहीं प्राप्त। सबसे पहले बात करें धन विधेयक किसमें है, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में। धन विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, किसमें, लोकसभा में। यदि राज्यसभा, फिर राज्यसभा में जाता है, यदि राज्यसभा यहां पर धन विधेयक पर 14 दिन तक कोई सहमति नहीं देती या कोई जवाब नहीं देती, तो जो धन विधेयक था वो पारित माना जाता है। क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। कहने का मतलब राज्यसभा चाहे सहमति दे या न दे, वो 14 दिन के अंदर क्या होगा, पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा में। किसकी पूर्व अनुमति के, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? पढ़ने में मजा आना चाहिए। यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हासिल करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। यदि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा मुट्ठी में रखो कि यार मान जा, पढ़ ले, मेरी लाइफ बनानी है मुझे, और जो दिल है इसको भी थोड़ा कंट्रोल में, ठीक है। इस समय पढ़ाई में जब लग जाओगे बाद में कहीं और लगा लेना, वो आपको कुछ नहीं होने वाला, फिर आप टेंशन फ्री हो। लेकिन यदि अब लगा रहे हो तो गलत लगा रहे हो, ठीक है। और जिनका लग रहा है पहले से, वो थोड़ा इस पर कंट्रोल करो, बर्फ डाल दो, थोड़ा न्यूका ठंडा रह जा, 2-4 महीने की बात है, उसके बाद हो जाएगा काम, नौकरी लग जाओगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से? तो किस राज्य से? मणिपुर से। कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं इनको। जो हमारे भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं मणिपुर से हैं। इनके बारे में बात करें, 2012 की बात है, इन्होंने लंदन ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कहां पर? लंदन ओलंपिक में। 2018 की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में, कौन से खेलों में? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी। कौन? मैरी कॉम। 8 बार ये विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी है। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। 8 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन रही है, ठीक है, किसमें? मुक्केबाजी। इनकी एक आत्मकथा है जो आपको ध्यान रखनी है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल क्या है? इनकी एक आत्मकथा है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल, ठीक है। 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य जीता था। यह ध्यान रखना, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी। कौन है? मैरी कॉम। और 8 बार ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? जो हमारा त्रिपुरा है, उस त्रिपुरा को पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। कौन है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा साझा होती है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। इसी के साथ सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो है 106 किलोमीटर। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है भारत की, 106 किलोमीटर। सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। और 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से कौन घेरता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा उत्सव है जिसको उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? तो कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है और 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है। स्थापना दिवस जो था नागालैंड का वो 1 दिसंबर तभी इसकी शुरुआत होती है और ये 10 दिसंबर तक चलता है। बात करें यहाँ पर चापचरकूट जो कि महोत्सव है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। किस में? मिजोरम में। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। महोत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर? नागालैंड में। वंगाला की बात करें तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। वंगाला कहां पर मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिख लीजिए सारों को, साथ साथ लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वंगाला क्या है? यहां पर चापचुरकूट क्या था? मिजोरम में। और ये वंगाला जो है, देखिए ये गलती से लिखा गया, वंगाला होगा मेघालय में। कहां पर? मेघालय में।
मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि उत्सव का उत्सव किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चापचुरकुड जो है मिजोरम में मनाया जाता है। किससे संबंधित है? करची से संबंधित उत्सव है। मोत्सु की बात करें नागालैंड में मनाया जाता है। वंगाला की बात करें मेघालय में मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने पढ़े होंगे, आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। रेगुलर आपकी क्लासेज आ रही हैं, तो इनको देखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।